दोस्तों नमस्कार। फैट्स की क्लासिफिकेशन, फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन, लिपिड की क्लासिफिकेशन, उनके स्ट्रक्चर्स, सिस्टम्स पढ़ने के बाद और फिर एनालिटिकल कांस्टेंट, सैपनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू, पोलेंस्की वैल्यू, ये सब वैल्यूज पढ़ने के बाद आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए, उनके प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ पे हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं फैट्स के, कहाँ कहाँ पे उन पे हम लोग मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, और किन पर्टिकुलर कंडीशंस में, एसिड की प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में उसमें क्या होता है। तो ये सब चेंजेस को समझने के लिए हमको उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना जरूरी होता है। तो आज के वीडियो में देखेंगे द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैट्स। तो दोस्तों मेरा नाम है एस के शर्मा, और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे फैट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग आज उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, द स्पेसिफिक ग्रेविटी, द इमल्सिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि भाई डबल बॉन्ड होने की वजह से कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस में जो हमारे फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, एल्कली की प्रेजेंस में क्या होगा। इन सब चीजों को कैसे फैट्स उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में बिहेव करते हैं, इन सब चीजों को देखेंगे, सीखेंगे, और फिर हमारी लाइफ के साथ जो कॉमन एग्जांपल्स हैं फैट्स के, इन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से जो चीजें होती हैं उसको भी देखने जानने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बताऊंगा, और लास्ट में फिर सम अप करेंगे कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स। तो शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज है द स्टेट। फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जिन फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे, और जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं। ये हमने पहले भी देखा था। सैचुरेटेड फैट्स में एनिमल फैट्स कॉमनली आते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट्स में जो प्लांट फैट्स हैं वो कॉमनली हम लोग इसको गिनते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है स्टेट, द लिक्विड और सॉलिड स्टेट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड स्टेट, और सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड स्टेट। ये क्यों ऐसा होता है इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आती है दैट इज बेसिकली द कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। कलर, ऑर्डर और टेस्ट। तो भाई नॉर्मली जो फैट्स होते हैं, प्योर फैटी एसिड्स होती हैं, वो ऑर्डरलेस होती हैं, कलरलेस होती हैं, ब्लैंड इन टेस्ट होती है, कोई अपना टेस्ट होता नहीं है उसका। लेकिन उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो किसी भी दूसरे जो भी आसपास में चीज होगी उसके कलर्स, उसके ऑर्डर्स को ये एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, और उसके फ्लेवर्स को वो ले लेता है। Perfumes of some flowers can be isolated by placing their petals in contact with the fat of for a certain period. अगर हमको पेटल से जो उसके अरोमा निकालने होते हैं, परफ्यूम्स निकालने होते हैं, तो उसके साथ पेटल्स के साथ, किसी फैट के साथ पेटल्स को रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ अल्कोहल एंड देन कंसंट्रेटिंग द एसेंस। कुल मिला के जो बात बोलने वाली है कि प्योर फैट्स कलरलेस, ऑर्डरलेस होते हैं, और टेस्ट में भी ब्लैंड होते हैं, लेकिन ऑर्डर वो ले सकता है फैट्स, दे कैन रेडिली रीगेन द ऑर्डर्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। तीसरा जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी वो है सोलुबिलिटी, दैट वेदर द फैट्स आर सोलुबल और नॉट। तो इसमें अगर आप एक जो स्ट्रक्चर दिया है नीचे एक बेसिक फैटी एसिड का, तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोफिलिक एंड इसको हम लोग कहते हैं। जो हमारा एसिड ग्रुप है तो इसमें COOH है, और इसकी वजह से एफिनिटी रहती है बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे ये हाइड्रोफिलिक एंड है। और जो येलो कलर का शेडेड पोर्शन है इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। इस पूरे पोर्शन को हम लोग हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं, क्योंकि ये वाटर रिपेलिंग एरिया रहता है किसी भी फैटी एसिड में। तो जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो फैट्स दे आर नॉट soluble in water, but they are soluble in organic solvents like chloroform, ether, acetone और benzene।
ये जो solubility होती है, this decreases with the increase in chain length. चेन लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी तो solubility फैट की, फैटी एसिड की solubility डिक्रीज होती जाएगी. And the introduction of the hydroxyl group, however, will increase the solubility. तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें ऐड हो जाते हैं तो वो solubility को एनहांस कर देता है. इसको देखेंगे कि ये कैसे होता है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम लोग याद रखें कि फैट जो है it is not soluble in water, whereas however it is soluble in organic solvents. तो ये बड़ा सिंपल सा है, आपने कभी पहले भी पढ़ा होगा. तो इतना ही हम लोग याद रखें. तो पहला स्टेट सॉलिड और लिक्विड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, फिर कलर ऑर्डर टेस्ट जो कि अपना कुछ भी नहीं होता है, और फिर तीसरा आ गया सॉल्युबिलिटी की लार्जली वाटर इनसॉल्युबल है, हाउएवर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. तो अब चौथा प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो है मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट को अगर हम लोग देखते हैं तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है. अनसैचुरेटेड मींस वो दे रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो लिक्विड कब होगी, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. तो कम टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट हो जाती है, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहती है. वेयर एज सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स. अब इसको थोड़ा सा टेबल में जो डेटा दिया है उससे समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे हमारे पास लॉरिक, मिरिस्टिक, पामिटिक, स्टेरिक, अरेक्टिक एसिड है. ये सारी की सारी यहाँ से यहाँ तक 12 कार्बन से लेके 20 कार्बन तक, और सब में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि ये सारी की सारी क्या है, सैचुरेटेड है. अब सैचुरेटेड में जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. यहाँ पे 44 है, फिर 54 आया, फिर 63 आया, फिर 73 आया, फिर 75 आया. ये सारे के सारे टेम्परेचर हैं रूम टेम्परेचर से ज्यादा हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे सैचुरेटेड फैट्स हैं. ये सारी की सारी फैटी एसिड्स हैं, लॉरिक, मिरिस्टिक, पामिटिक, स्टीरिक, अरेकिडिक. तो ये सारी की सारी फैटी एसिड्स जो होंगी वो सॉलिड होंगी. इनसे जो फैट्स बनेंगे दे विल बी सॉलिड फैट्स. लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है. तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब है, जैसे पामिटोलिक एसिड है, 16 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड इसमें आता है. एक डबल बॉन्ड होने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है हो गया 11. नाउ 11 इज लेस देन रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर नॉर्मली 20-25 डिग्री के आसपास रहता है, तो 11 क्या है, रूम टेम्परेचर से कम है, तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड रहता है. इसका नेचर क्या है, इट विल रिमेन लिक्विड. सिमिलरली ओलिक एसिड की बात करें, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, 18 कार्बन है, और इसका भी जो टेम्परेचर है दैट इज 13. चेन लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ गया, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा इंक्रीज हो गया, 11 से 13 हो गया. लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है, दोनों के दोनों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहेंगे, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट, ये वाले जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, एकदम से 11 डिग्री 13 डिग्री पे ही मेल्ट हो जाएंगी. हाँ, अगर रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में रख देंगे तो ये सॉलिडिफाई हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ये मेल्ट हो जाएंगे. थोड़ा आगे और बढ़ते हैं. अगर दो डबल बॉन्ड होंगे तो -5 पहुंच गया मेल्टिंग पॉइंट. यानी कि अगर रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस में भी रख देंगे और हमारे पास लिनोलेइक एसिड है, तो लिनोलेइक एसिड आपका सॉलिडिफाई रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में भी नहीं होगी. -5 इज द मेल्टिंग पॉइंट. सिमिलरली थोड़ा और कार्बन डबल बॉन्ड बढ़ा देते हैं, 3 डबल बॉन्ड हो गए, लिनोलेनिक एसिड हो गया, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और कम हो गया, -10 हो गया. और अरेकिडोनिक एसिड है, 20 कार्बन है, 4 डबल बॉन्ड आते हैं, तो आप देखिए कि मेल्टिंग पॉइंट -50 हो गया, यानी कि डीप फ्रीजर में भी रख देंगे तो भी ये लिक्विड ही रहेगा. तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करते हैं प्योर फैटी एसिड्स में. जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज होती है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. लेकिन जब अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स आने शुरू हो जाते हैं तो मोर द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स एंड लोअर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट. तो ये रिलेशनशिप आप याद रखें, और इसी की वजह से सैचुरेटेड जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, जो हमने स्टेट पढ़ा था कि सैचुरेटेड फैट्स विल रिमेन सॉलिड्स एंड अनसैचुरेटेड विल रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो दिस इज द रीजन व्हाई दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मेल्टिंग पॉइंट इज द प्रॉपर्टी. थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं. तो पांचवा प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब आपने देखा होगा कि ऑयल इज लाइटर देन वाटर. पानी से जो ऑयल है वो हल्का होता है, बिकॉज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स इज लेस देन 1. वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1, और ऑयल्स की, फैट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होती है. यहाँ पे ये 0.86 है. क्योंकि ये 0.86 है, इसलिए फैट विल फ्लोट ऑन द टॉप एंड वाटर विल रिमेन एट द बॉटम. सो दिस इज हाउ इट बिहेव्स. सो दैट इज व्हाई फैट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. फिर आता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की वजह से, क्योंकि डबल बॉन्ड होते हैं, तो जहां जहां पे डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं, दे कैन फॉर्म सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स. सो सिस ओलिक एसिड भी हो सकती है, ट्रांस ओलिक एसिड भी हो सकती है. तो इस टाइप से ये आइसोमेरिज्म एक्सप्रेस करता है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म अराउंड द डबल बॉन्ड. सो दैट इज हाउ इट इज देयर इनटू द डबल बॉन्ड कंडीशंस.
फिर आता है सरफेस टेंशन, सातवीं प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। व्हेन लिक्विड फैट इज पोर्ड ऑन वाटर इट स्प्रेड्स uniformly over the surface of water in the form of a unimolecular layer and thus reduces the surface tension of water। तो surface tension का भी characteristics हमारा फैट्स के फैट्स जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। आठवीं प्रॉपर्टी आती है इंसुलेशन। तो इंसुलेशन है कि जो अगर हमारा स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट हो जाता है तो इट इंसुलेट्स, एक्चुअली इट एक्ट्स एज insulator and a layer of fat below the skin provides a sort of blanket to the warm blooded animals। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को ब्लैंकेट की तरह वो काम करता है, स्किन के अंदर ही एक इंसुलेशन क्रिएट हो जाता है। सो दैट इज हाउ इट इज देयर बिकॉज इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। व्हेल्स एंड सील्स व्हिच हैव टू मेंटेन हाई टेंपरेचर इन कोल्ड एरियाज, सो उनकी बॉडी में भी there is huge amount of fat is there। However, when it goes to the cold blooded animals, so therefore like fishes, so they do not have to maintain this high temperature, so they have a very little subcutaneous fat। तो उनका फैट कंटेंट बड़ा कम रहता है फिशेस का, लेकिन जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके अंदर, उनकी स्किन के अंदर फैट का डिपोजिशन रहता है, जिसकी वजह से इंसुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आती हैं। नवीं प्रॉपर्टी जो है दैट इज द इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमल्शन एक ऐसा सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस, इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं, जो कि बॉन्ड बना सकते हैं वाटर के साथ भी और ऑयल के साथ भी। तो दोनों फेसिस को वो जोड़ते हैं। नॉर्मली वाटर इज इनसॉल्युबल इन ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो अगर थोड़ी देर एजिटेट करते हैं तो थोड़ी देर के लिए घुल जाएगा, लेकिन फिर दोबारा सेपरेट आउट हो जाता है, अलग अलग लेयर्स सेपरेट हो जाती हैं बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड्स इसमें रहते हैं। लेकिन जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट को डालते हैं तो इमल्सिफाइंग एजेंट एक ऐसा केमिकल होता है जिसमें हाइड्रोफोबिक टेल भी रहती है और जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो भी बना रहता है, और दोनों के साथ बॉन्ड बना सकते हैं विद द ऑयल्स आल्सो एंड विद द वाटर आल्सो। सो इसको देखते हैं कि कैसे ये बनाते हैं। But emulsification is a process by which the lipid mass is converted into a number of small lipid droplets। इसको हम लोग emulsification बोलते हैं। Shaking either the water with emulsifying agent like soaps and gums or proteins etc, flat fat droplet will associate with number of molecules of the emulsifier and thus producing a new water soluble सरफेस। तो एक नया वाटर सरफेस बन जाएगा क्योंकि उसके साथ वो एसोसिएट हो जाता है। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स henceforth tend to be held in a layer of cloud around each droplet। आगे देखेंगे कि ये कैसे बनता है। एंड thus this allowing the aggregation of the fat droplet। तो फैट ड्रॉपलेट एग्रीगेट नहीं हो जाता है, और so this is how the solubility of the fat will increase due to the presence of the emulsifying agents। तो भाई इमल्सिफायर एक एग्जांपल लेते हैं लेसिथिन का। आपने सुना होगा सोया लेसिथिन या और लेसिथिन। तो लेसिथिन एक इमल्सिफाइंग एजेंट है। अब लेसिथिन का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली है तो क्या ये फैटी एसिड ही है। तो जैसा फैटी एसिड्स में एक ट्राइग्लिसराइड रहता है, तो यहाँ पे आप देखिए, सो इट इज बेसिकली ये ट्राइग्लिसराइड्स, और इसमें 2 कार्बन पे फैटी एसिड चेन्स हैं, तो फैटी एसिड जो अटैच हो जाएगी, सो दैट गिव्स द हाइड्रोफोबिक टेल। यानी कि ये वाला पोर्शन जो है इसका, ये वाटर इनसॉल्युबल है, हाइड्रोफोबिक टेल। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखते हैं तो एक फॉस्फेट आयन है, और फॉस्फेट के बाद इसको फर्दर CH2 एंड CH3 तो इस टाइप से एक हाइड्रोफिलिक हेड बन गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑक्सीजन हैं, हाइड्रोजन हैं, जिनकी एफिनिटी वाटर को अट्रैक्ट करने की हो सकती है। तो ये हाइड्रोफिलिक हेड की तरह बिहेव करता है। सो दिस टेल बिकम्स हाइड्रोफोबिक टेल एंड दिस हेड बिकम्स द हाइड्रोफिलिक हेड। तो लेसिथिन के स्ट्रक्चर में दोनों पोर्शंस हैं, द हाइड्रोफोबिक पोर्शन इज आल्सो देयर एंड हाइड्रोफिलिक पोर्शन इज आल्सो देयर एंड हाइड्रोफोबिक टेल इज आल्सो देयर। एक रफ सा एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो so many water molecules will come and they will be going around the hydrophilic areas, so they will make bonds over here। However, the fats will be surrounding around the hydrophobic tail, या फिर फैट सेंटर में आ जाता है, उसके चारों तरफ इमल्सिफायर एक आपको स्फेरिकल फॉर्म में उस ड्रॉपलेट को कवर कर लेगा चारों तरफ से, और फिर वो हाइड्रोफोबिक रीजन इसका और हाइड्रोफोबिक रीजन जो इमल्सिफायर का है वो आपस में बॉन्ड बनाता है। कभी कभी बाइलेयर फॉर्मेशन होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बाइलेयर फॉर्मेशन होता है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस, ऑल्दो इट डज नॉट हैपन लाइक दिस, लेकिन ये एक्चुअल प्रोसेस है कि कैसे होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग इमल्सिफायर्स को देखते हैं, सो दिस इज लेसिथिन। तो लेसिथिन अलाइन कर लेता है इस टाइप से कि हाइड्रोफिलिक एंड्स एक तरफ आ जाते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल एक तरफ आ जाती है। सो दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल एंड दिस हाइड्रोफोबिक टेल is this is attracted towards the hydrophobic end of the
फैट ऑल्सो। तो जो फैट है उसके हाइड्रोफोबिक एंड की तरफ ये अट्रैक्ट हो जाता है, या आपस में भी बाइलेयर फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस टाइप से हाइड्रोफोबिक एंड्स विल कम एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स विल गो टुवर्ड्स द अदर साइड। सो दिस इज हाउ दिस अट्रैक्ट्स द हाइड्रोफोबिक पोर्शन, यानी कि ऑयल को अट्रैक्ट करता है। और फिर देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ आएंगे, वो हाइड्रोफिलिक एंड की तरफ आएंगे एंड दे विल बी बाउंड अराउंड हियर, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द हाइड्रोफिलिक पोर्शन, जैसा कि नाम से पता लग रहा है हाइड्रोफिलिक। तो हमको कुल मिला के 3 जोन्स मिल जाती हैं। एक मिलेगा वाटर, जो कि पूरा का पूरा वाटर ही है, वो तो एक्वस है। और दूसरा जो हमारा इमल्सिफायर था, इमल्सिफायर के जो 2 एंड्स हैं, लेसिथिन वाला एंड वाटर की तरफ चला जाता है, और जो दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड है दैट विल गो टुवर्ड्स द फैट। तो ये ऑयल अगर पोर्शन हम लोग देखते हैं, तो ऑयल के जो हाइड्रोफोबिक एरियाज है, सो दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द हाइड्रोफोबिक एरियाज ऑफ द इमल्सिफायर। और इस टाइप से अगर हम लोग 2 कंडीशंस में जाते हैं, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर, तो देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे अगर हम लोग गौर से देखते हैं, तो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल्स है, दिस इज व्हाट इज द ऑयल इन वाटर, यानी कि वाटर में आपने ऑयल डाला और अब वो इमल्शन कैसे काम करता है। तो ये आप देखिए यहाँ पे, सो सपोज दिस इज द ऑयल पोर्शन, ऑयल ड्रॉपलेट, एंड हेयर व्हाट विल हैपन, सो दिस इज द फायर इमल्सिफाइंग एजेंट एंड इट हैज 2 पोर्शन, दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ आ जाएगी और वो ऑयल ड्रॉपलेट के साथ अपना वो जोन बना देती है, और हाइड्रोफिलिक सरफेस है ये बाहर की तरफ रहेगा, सो ये वाटर के साथ बॉन्डिंग कर देता है। तो कुल मिला के ऑयल ड्रॉपलेट को उन्होंने बाउंड कर दिया, और दोनों तरफ से जब बाइंडिंग हो जाती है, सो इट इज हेल्ड इन सस्पेंशन। तो इसलिए फिर वो उसको एग्रीगेट होने से, ऑयल ड्रॉपलेट्स को आपस में एग्रीगेट करने से रोकती है, तो इसलिए वो डिसॉल्व्ड स्टेट में ही रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ द इमल्सिफायर। अगर इमल्शन बनता है वाटर इन ऑयल, यानी कि वाटर कम है और ऑयल ज्यादा है, जैसे कि बटर्स के केस में होता है, तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स विल बी स्टेइंग इनसाइड एंड देन द इमल्सिफाइंग एजेंट विल बी होल्डिंग द वाटर ड्रॉपलेट इन द सेंटर, एंड जो हाइड्रोफिलिक एरियाज हैं वो अलाइन हो जाएंगे वाटर की तरफ, और हाइड्रोफोबिक एरियाज फिर दोबारा से आपका ऑयल की तरफ ही रहेगा। बट दिस इज बिकॉज ऑयल इज मोर, सो द वाटर ड्रॉपलेट्स दे आर हेल्ड बिटवीन ए suspension of the oil. So that is how you get the oil in water or water in oil type of emulsions. नाउ गोइंग इनटू द केमिकल प्रॉपर्टीज, भाई केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो एक रिएक्शन हो सकता है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है COH ग्रुप की वजह से क्या केमिकल रिएक्शन हो सकता है, इसको देखते हैं। और या तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से होता है, या फिर डबल बॉन्ड्स की वजह से होता है, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इसकी वजह से होता है। तो 3 ही प्रकार के रिएक्शन इसमें होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, जो हमको ध्यान में रखने हैं। या तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से होंगे, या फिर डबल बॉन्ड की वजह से होंगे, या फिर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी वजह से होंगे। सो लेट अस गो वन बाय वन। फर्स्ट कंडीशन कैन बी द हाइड्रोक्सिल सॉरी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी वजह से क्या आपका रिएक्शन होता है। सो दिस इज व्हाट इज देयर, एंड फर्स्ट कंडीशन इज दैट हाइड्रोलिसिस बाय द एंजाइम्स। से फॉर एग्जांपल लाइपेज इज द एंजाइम एंड दिस इज अ ट्राइग्लिसराइड है। हमने बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स पढ़ ली पिछले वीडियोस में, जिसने नहीं देखे हैं तो कुछ पिछले वीडियोस देखें और ट्राइग्लिसराइड को समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। तो बेसिकली ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि 3 फैटी एसिड्स अटैच्ड है यहाँ पे। और अगर हम लोग इसको एक लाइपेज से ट्रीट करते हैं और हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, सो व्हाट विल हैपन व्हेन दिस वाटर मॉलिक्यूल विल एंटर हियर, सो इट विल रिलीज द पामिटिक एसिड। क्योंकि ये कार्बन 16 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 1 कार्बन, 14 कार्बन, ये 15, और ये 16वां कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब ये यहाँ पे वाटर इंट्रोड्यूस होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया, और फिर इसका दूसरा H जो है वो इधर आ गया, और इस टाइप से H2O होने की वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं, बैलेंस आउट हो जाते हैं, एंड यू गेट 1 पामिटिक एसिड। तो आपको एक पामिटिक एसिड मिल गया। और अब जो नेक्स्ट आपके पास फैटी एसिड आती है, सो इट इज नॉट ए ट्राइग्लिसराइड, इट बिकम्स ए डाइग्लिसराइड, क्योंकि यहाँ पे 2 ही फैटी एसिड इसमें अटैच्ड हैं। तो इस फैट में 2 ही आपके पास फैटी एसिड्स हैं, तो इट बिकम्स ए डाइग्लिसराइड। इस डाइग्लिसराइड को फिर दोबारा लाइपेज से हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो फिर दोबारा से हमको एक पामिटिक एसिड मिल जाएगा, और अब हमको मिल गया मोनोग्लिसराइड। तो ये क्या है, बेसिकली मोनोग्लिसराइड है, क्योंकि इसमें एक ही हमारा फैटी एसिड अटैच्ड है। इसको फिर दोबारा से लाइपेज से ट्रीट करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, लाइपेज की प्रेजेंस में एक पामिटिक एसिड और रिलीज आउट हो गई, और फिर फाइनली हमको मिला ग्लिसरॉल। तो कुल मिला के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर एंजाइम के प्रेजेंस में, लाइपेज की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो स्टेप बाय स्टेप करके हमको एक एक एसिड, फैटी एसिड निकलता जाएगा, और फाइनली एट लास्ट वी विल बी गेटिंग द ग्लिसरॉल। तो जिस टाइप से जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन होता है, तो उसके रिवर्स में आपका
ट्राइग्लिसराइड का डिसोसिएशन होता है, वो टूट जाता है और फाइनली यू विल बी गेटिंग द ग्लिसरॉल. सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन व्हिच यू शुड रिमेंबर, द हाइड्रोलिसिस बाय एंजाइम. दूसरा रिएक्शन है कि हाइड्रोलिसिस बाय एल्कली. ये हमने पिछले जो वीडियो था जिसमें कि सैपोनिफिकेशन मैंने पढ़ाया था, उसमें भी ये रिएक्शन हमने देखा था कि फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एल्कली टू यील्ड द ग्लिसरॉल एंड सोप, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज सैपोनिफिकेशन. यहाँ पे एक ट्राइग्लिसराइड है, अगर इसमें हम लोग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग द सोडियम पार्मिटेट. इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप CH3 समझ लें, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें हल्की से करेक्शन कर लें. ये लास्ट में CH3 है भाई, CH2 नहीं है, क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको आप सही कर लीजिएगा. तो जहाँ पे भी कहीं छोटी मोटी मिस्टेक होती है, मेरी मिस्टेक समझ के उसको आप एक्सक्यूज करते हुए करेक्ट कर ले. बुक्स में भी देखेंगे तो करेक्शन आप कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी माइनर मिस्टेक्स रह जाते हैं. एनीवे, so this is a triglyceride, and this triglyceride, when you react with the sodium hydroxide, you will be getting glycerol and the soap will be formed. This is called as the sodium palmitate. यहाँ पे ये इसको आप Na समझ लें. This is basically the sodium which will be coming out here. पोटेशियम पार्मिटेट भी हो सकता है, अगर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता तो यहाँ पे आपको KOH अगर होता तो आपको पोटेशियम पार्मिटेट ही मिलता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे NaOH है तो आपको मिला सोडियम पार्मिटेट. सोडियम पार्मिटेट मिला, सो दिस K will not be there, this will be Na instead. So ऐसे आप इसको समझ सकते हैं. And so when you hydrolyze it in the presence of alkali, so alkali you will be getting the glycerol and soap. कुल मिला के this is the saponification reaction. तो दो प्रकार के सोप होते हैं, हार्ड सोप्स और सॉफ्ट सोप्स. हार्ड सोप्स वो होते हैं जो कि जैसे कॉमन बार्स हमारे पास आते हैं, इसमें सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, और जो सॉफ्ट सोप्स होते हैं उसमें बेसिकली द पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ द हायर फैटी एसिड्स ये रहता है. इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम सोप्स, जिंक सोप्स, लेड एंड मैग्नीशियम सोप्स भी मिलते हैं, अलग अलग, उनको अलग अलग पर्पसेस में यूज किया जाता है. लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द सैपोनिफिकेशन, द हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली. तीसरा जो रिएक्शन आता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही होता है, सो दैट हैपेंस अगेन वी हैव अ ट्राइग्लिसराइड, एंड इफ वी गो फॉर द सिंपल एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस होती है तो व्हाट विल बी गेटिंग, विल बी गेटिंग ग्लिसरॉल एंड द पार्मिटिक एसिड. ये सिंपल रिएक्शन है, अभी अलग अलग कंडीशंस में हुए थे, अल्टीमेटली हमको पार्मिटिक एसिड ही मिलेगा और फिर ग्लिसरॉल मिलता है. ये पार्मिटिक एसिड मिलेगा कि स्टेरिक एसिड मिलेगा कि कौन सा एसिड मिलेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द साइड चेन, कि यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ साइड चेन में कौन सी फैटी एसिड्स अटैच्ड हैं. ये एक सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फैटी एसिड व्हिच इज अटैच्ड, सो द सेम फैटी एसिड्स यू विल बी गेटिंग हियर. क्योंकि यहाँ पे तीनों की तीनों आपके पार्मिटिक एसिड्स अटैच्ड हैं, तो हमको पार्मिटिक एसिड मिलता है इसमें. सो दिस इज व्हाट इज द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, एंड दिस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स. तो भाई अब कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस के बाद हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड्स के होने से क्या कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं. अगर डबल बॉन्ड फैटी एसिड्स में है तो डबल बॉन्ड हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रहता है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज बेसिकली डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड C. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और एक तरफ को R1 को मैं एक चेन मान लेता हूँ और दूसरी तरफ फैटी एसिड की चेन को मैं R2 डेजिग्नेट कर देता हूँ. इसमें आप कुछ भी फैटी एसिड चेन बना सकते हैं, और इस प्रकार के जो फैटी एसिड स्ट्रक्चर रहता है जिसमें कि दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, डबल बॉन्ड के एक ही तरफ है दोनों, तो इसको बोलते हैं हम सिस फॉर्म, सिस अनसैचुरेटेड फॉर्म. अनसैचुरेटेड इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड है, और सिस इसलिए क्योंकि दोनों हाइड्रोजन इसके एक ही तरफ है. अब भाई अगर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो होता क्या है बेसिकली, या तो ऐसा होगा कि ये सिस बॉन्ड है, ये कन्वर्ट होके इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पे ये एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा. तो अगर ये डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बिकम CH2, दिस विल बिकम CH2, क्योंकि ये आपका डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाता है. सो जो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाता है, और फिर दोबारा R1 R2 एक ही तरफ रहते हैं, दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ. लेकिन दूसरी ऐसी सिचुएशन है कि हमको ट्रांस फैटी एसिड मिल जाती है. ट्रांस फैटी एसिड का मतलब ये हुआ कि दोनों फंक्शनल ग्रुप्स उल्टी तरफ चले गए और दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, डबल बॉन्ड के ये ट्विस्ट हो गया और दूसरी तरफ चला गया, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. तो यहाँ पे ट्रांस फैटी एसिड्स मिल गया.
अब ये सारा हम लोग क्यों देख रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स की। तो जो हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट है, नाम से पता लग रहा है, हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग हाइड्रोजन टू ए फैटी एसिड कंटेनिंग डबल बॉन्ड। तो जिस फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है उसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो फिर वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आपका ट्रांस फैटी एसिड्स भी कभी कभी वो रिलीज करता है। ट्रांस फैटी एसिड्स दे आर ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। नाउ हाइड्रोजनेशन के लिए बेसिकली exposure to air, exposure to higher temperature, so that is what is required, and it makes the fat rancid and stale and unpleasant in odors and flavors. So commercially hydrogenation vegetable जो फैट्स होते हैं, they are liquid in nature, उनको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि लिक्विड्स को हैंडल करना मुश्किल होता है, कंटेन करना, कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना डिफिकल्ट रहता है। इसलिए उसको अगर हम लोग सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर वो इजी हो जाता है उसका हैंडलिंग, और कमर्शियली इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। तो जो वनस्पति घी होता है, जिसको बेसिकली हम लोग डालडा घी भी पुराने टाइम में कहते थे, रथ डालडा वनस्पति घी जो रहता है, सो दैट इज बेसिकली द हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स उसको हम लोग बोलते हैं, कि जिसको हाइड्रोजनेटेड कर दिया तो उसके बाद वो सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से जो ओलिक एसिड है जिसमें कि एक डबल बॉन्ड है, या लिनोलेइक एसिड है जिसमें दो डबल बॉन्ड्स हैं, उसको हम लोग स्टीरिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द हाइड्रोजनेशन। सो दिस इज हाउ इट गोस। लेकिन इसके क्या नफा नुकसान है, इसको देखने समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई जैसा हमने कहा कि एक डबल बॉन्ड अगर है, ओलिक एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो जब हम उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो ये स्टीरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, वो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे खत्म हो गया, एंड यू गेट ए सैचुरेटेड फैटी एसिड। सो द ओलिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड एसिड, एंड दैट इज व्हाट इज द स्टीरिक एसिड। हाइड्रोजनेशन के लिए जो कंडीशंस होती हैं, एक तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, 150 से 180 डिग्री तक हीट करना पड़ता है। दूसरा, हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, 2 से 20 बार प्रेशर इज रिक्वायर्ड, एंड देन वी आल्सो नीड ए कैटलिस्ट। जनरली निकिल को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, एंड 100 ppm में हम लोग इसको कंसंट्रेशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन भाई डोंट पार्शियली हाइड्रोजनेट मी, तो फैट ये बोल रहा है कि मेरे को भाई पार्शियली हाइड्रोजनेट मत करो, या तो मुझे अनसैचुरेटेड रहने दो, या फिर अगर करना है तो पूरा का पूरा सैचुरेटेड बना दो, तभी मेरा फायदा है। अगर मुझे आपने पार्शियली हाइड्रोजनेट किया तो मैं ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाऊंगा, और ट्रांस फैट है वो हेल्दी नहीं होते हैं, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। उसके लिए गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन भी है, हम उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के। लेकिन फिलहाल ट्रांस फैट्स जो हैं, दे आर ए फंक्शन ऑफ ट्रांस फैट। कितने ट्रांस फैट बनेंगे, परसेंट ट्रांस फैट विल बी ए फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, द प्रेशर एंड द निकिल विच इज द कैटलिस्ट। तीन चीज का फंक्शन, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कितने ट्रांस फैट बनेंगे, प्रेशर पे डिपेंड करेगा कितने ट्रांस फैट बनेंगे, और फिर कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा कि कितने ट्रांस फैट बनेंगे। हायर टेम्परेचर होगा तो ज्यादा ट्रांस फैट बनेंगे, हायर प्रेशर होगा या निकिल होगा तो भाई कम ट्रांस फैट बनेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना। सो ओवरऑल इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर एंड द इफेक्ट ऑफ निकिल एज वेल। सो फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर एंड निकिल, दैट इज व्हाट इज डिसाइडिंग द ट्रांस फैट्स। लेकिन कहाँ कहाँ पे जो ये पार्शियली फैट्स जो हमारे यूज होते हैं, ये कहाँ पे पार्शियली सैचुरेटेड फैट्स यूज। अब कंप्लीटली अगर सैचुरेट हो जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। स्टोरेबिलिटी तो इंक्रीज हो गई, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत इंक्रीज हो जाता है, और स्प्रेडेबिलिटी खत्म हो जाती है फैट में से। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, कॉमर्शियल प्रोसेसेस में इट इज नॉट नीडेड टू गो फॉर द कंप्लीट हाइड्रोजनेशन एंड कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ द फैट्स। उस पर्टिकुलर कंडीशन में द डिजायरेबल सिचुएशन इज टू गो फॉर द पार्शियल हाइड्रोजनेशन। लेकिन पार्शियल हाइड्रोजनेशन की वजह से जो ट्रांस फैट बनते हैं वो एक मुसीबत है। सो उसका क्या इलाज किया जा सकता है, क्या क्या चीजें उसमें हो रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन कॉमर्शियली हम लोग उतनी ही हाइड्रोजनेशन चाहते हैं जहां पे कि हमारा काम हो जाए, टेक्सचर उसको वो मिल जाए जो डिजायरेबल है, स्प्रेडेबिलिटी उसकी फैट की हो जाए, और उतने पे हम लोग उसको रोक दें। लेकिन केमिकली वो खराब होता है, केमिकली इट इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स। अब आप एफएसएसएआई का अगर एक नोटिफिकेशन देखते हैं, ये 2021 का नोटिफिकेशन है, 3 जनवरी 2021। तो एफएसएसएआई स्लैशेस लिमिट ऑफ ट्रांस फैट लेवल्स इन द फूड्स। तो पहले एफएसएसएआई कहती थी कि भाई 5% हो सकता है मैक्सिमम लेवल ऑफ ट्रांस फैट इन एनी फूड, इट कैन बी मैक्सिमम 5% इन एनी फूड। सो दैट इज व्हाट वाज मेंशन्ड बाय द एफएसएसएआई। बट 2021 तक उन्होंने कहा कि भाई 2021 में 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 2022 के बाद ये 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। So this is what is the notification। 2022 के बाद नो फैट, नो फूड विद
the trans fat more than 2% are allowed to be sold. So these are prohibited to be sold अगर 2% से ज्यादा उसमें ट्रांस फैट है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके फूड में बहुत ज्यादा ट्रांस फैट है तो वो नुकसानदायक। और अगर हम लोग लेबल पे लिखते हैं कि ट्रांस फैट फ्री फ्रॉम ट्रांस फैट, तो उसका लेवल है 0.2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 0.2% से ज्यादा हुआ तो आप उसको फैट फ्री डिक्लेयर लेवल पे नहीं कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा है so it cannot be declared as per the 2018 the advertisement and labeling regulation। सो ये इसका हेल्थ पे इम्प्लीकेशन होते हैं, इसलिए इसको समझना, जानना, याद रखना भी बहुत जरूरी है, द ट्रांस फैट्स। तो फिर क्या टेक्नोलॉजीज हैं कि लो ट्रांस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। सो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला तो है कि मॉडिफाइड प्रोसेस कंडीशन को मॉडिफाई करेंगे। एक तो हाई प्रेशर करो जिसकी वजह से ट्रांस फैट ना बने, और टेम्परेचर कम करो जिसकी वजह से ट्रांस फैट ना बने। ये टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशन हमको करना चाहिए। दूसरा है कि हम लोग और कैटलिस्ट्स को यूज करें। सिर्फ निकिल पे ना टिके रहें। निकिल के अलावा और महंगे जो कैटलिस्ट हैं, जैसे प्लेटिनम एक कैटलिस्ट है या पैलेडियम एक कैटलिस्ट है, इन कैटलिस्ट को अगर हम लोग यूज करेंगे तो डेफिनेटली, या जियोलाइट बेस्ड कैटलिस्ट हैं, तो नए कैटलिस्ट को यूज करने की वजह से भी ट्रांस फैट फॉर्मेशन कम होगा। लेकिन ये तो या तो ये कॉस्टली है, या अवेलेबल नहीं है, या फिजिबल नहीं है, कुछ ना कुछ इश्यूज इनके साथ भी है, बट दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस, वन ऑफ द वेज। और फिर तीसरा आ गया कि न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। नई टेक्नोलॉजीज को हमको यूज कर सकते हैं। तो एक तो है सुपर क्रिटिकल हाइड्रोजनेशन। सुपर क्रिटिकल हाइड्रोजनेशन, बहुत हाई प्रेशर कंडीशन पे अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सुपर क्रिटिकल हाइड्रोजनेशन। या फिर कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन हाइड्रोजनेशन। ये टेक्नोलॉजीज हैं, इनको सिर्फ आप नाम भी अगर याद रख लेंगे तो then that can serve the purpose, but you can understand that these kinds of researches they are also going on। but for this moment what must be understood is कि भाई टेम्परेचर रिड्यूस करो और प्रेशर को बढ़ा दो, और फिर जो कैटलिस्ट है उसको अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, सो यू गेट इनटू ए पोजीशन वेयर यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट्स इन द प्रोडक्ट्स। तो भाई अब इन सब रिएक्शंस के बाद दूसरे टाइप के रिएक्शंस पे आ जाते हैं, जो कि डबल बॉन्ड की वजह से होते हैं। डबल बॉन्ड पहले हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, और डबल बॉन्ड की वजह से क्या क्या रिएक्शंस पॉसिबल है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जहां पे हमने आयोडीन वैल्यू निकाली थी। वहां पे मैंने आपको बताया था कि भाई लिनोलेनिक एसिड है, जैसे ये लिनोलेनिक एसिड है, 18 टू 9 और 12 पोजीशन में दो डबल बॉन्ड है। अगर इसमें हम लोग आयोडीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ I2, या फिर ब्रोमीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कोई हेलोजन आपको इंट्रोड्यूस करना है, आयोडीन, ब्रोमीन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों डबल बॉन्ड जो हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड्स, एंड यू गेट 4 आयोडीन्स अटैच्ड एट पोजीशन नंबर 9, 10 एंड 12 एंड 13। तो 9, 10, 12, 13 पे आपको 4 आयोडीन्स मिल जाते हैं, और फिर इसलिए इसका नाम है 9, 10, 12, 13 टेट्रा आयोडो। टेट्रा मीन्स 4 आयोडो मीन्स the iodines, and then you have the stearic acid, क्योंकि 18 कार्बन है तो 18 कार्बन की जो फैटी एसिड होती है that is called as stearic acid। so during the process of halogenation, so halogens they will be taken up by the fatty acid and it converts it into the tetraaiodo fatty acids, tetraaiodo stearic acid। so this is the first reaction। दूसरा जो रिएक्शन आता है, तीसरा रिएक्शन जो आता है, that is the oxidation of fats। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स में बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स विद हेल्प ऑफ ओजोन। तो ओजोन की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन होती है, सो ये ओजोनोलाइसिस हो जाता है, एंड ओजोनोलाइसिस हियर वी विल बी गेटिंग द ओजोनाइड। ओजोनाइड मिलेगा फर्स्ट स्टेप में, और फिर जब दूसरी स्टेप में अगर हाइड्रोलिसिस उसके बाद होती है, सो व्हाट यू गेट इज द एल्डिहाइड्स। सो यू गेट 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स हियर, सो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स विद ओजोन। ओजोन में अगर हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं, सो यू गेट एल्डिहाइड्स। फाइनली यू विल बी गेटिंग द एल्डिहाइड्स। अगर KMnO4 की प्रेजेंस में होता है तो क्या होता है, अगर पोटेशियम परमैंगनेट को यूज करते हैं तो क्या होता है, अगर माइल्ड कंडीशन है भाई, अगर माइल्ड कंडीशन है, देन द ओलिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू द डाइहाइड्रोक्सी स्टीरिक एसिड। माइल्ड कंडीशन में क्या होगा कि ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ दिया, और उसमें हमको फिर मिलते हैं 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे मिल जाते हैं। सो यू गेट 2 हाइड्रोक्सिल्स ओवर हियर, एंड दैट इज हाउ इट इज 9, 10 डाइहाइड्रोक्सी स्टीरिक एसिड। So this is what is the end product dihydroxy fatty acid you get। लेकिन अगर विगरस कंडीशंस है, माइल्ड कंडीशन में तो आपको मिला डाइहाइड्रोक्सी फैटी एसिड, अगर विगरस कंडीशंस है तो उस वक्त हमको क्या मिलता है, सो दिस ब्रेक्स इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, 2 अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और दिस वी गेट द पेलार्गोनिक एसिड एंड द एजिलिक एसिड। एजिलिक एसिड और पेलार्गोनिक एसिड्स आपको मिल जाते हैं। सो दिस इज हाउ द
18 carbon structure is broken down into different forms. So this is what happens during the vigorous conditions. तीसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हो जाता है। तो अगर कोई फैटी एसिड है और एक फ्री रेडिकल उसको मिलता है, तो फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीजन आपको मिलती है, सो इट विल बी फॉर्मिंग द पर ऑक्सी रेडिकल। यहाँ पे क्या मिल गया इसको? पर ऑक्सी रेडिकल फॉर्मेशन हो जाता है। और ये पर ऑक्सी रेडिकल जब किसी नई फैटी एसिड के साथ कंबाइन करता है, दिस इज ए न्यू फैटी एसिड, सो इट विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक बना देगा वो द हाइड्रोपरऑक्साइड, और दूसरा फिर दोबारा से फ्री रेडिकल बना देगा, और ये फ्री रेडिकल फिर दोबारा से इसी साइकिल में चला जाता है। सो दिस साइकिल ऑफ forming new products and then forming the free radicals all throughout goes on and on, on and on, on and on. So this is how it is there. So oil containing highly unsaturated fatty acids are spontaneously oxidized by the atmospheric oxygen at ordinary temperatures and resulting in the formation of the short chain fatty acids and aldehydes. तो कुल मिला के शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमको मिलती है, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द रेंसिड। इससे जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, एंड दिस टाइप ऑफ रेंसिडिटी इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। सो दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें क्या चेंज आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से क्या चेंज आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फैटी एसिड है। सो दिस फैटी एसिड इस तरफ, दिस इज द palmitic एसिड व्हिच इज अटैच्ड। अगर इसको हम लोग हीट करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर, इफ यू हीट दिस फैटी एसिड एट अ हाई टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन, इट विल बी फॉर्मिंग द ग्लिसरॉल। तो ये हमको क्या दे देगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड रिलीज हो जाएगी, सो दे विल बी गेटिंग द ग्लिसरॉल। This glycerol in the presence of the NaHSO4 or the KHSO4, so this goes into the process of the dehydration, and because of dehydration, here what you get is the acrolein. Acrolein basically the aldehyde compound है, 2 कार्बन वाला है। so this is what is the structure। तो कुल मिला के डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन रिएक्शन की वजह से हमको एक्रोलिन मिलता है। फैट्स व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स NaHSO4 and KHSO4 produced unsaturated aldehydes called as acrolein from the glycerol moiety। ग्लिसरॉल से आपको एक्रोलिन मिल जाता है, एंड एक्रोलिन easily recognized by its pungent odor and thus forms the basis of the test of the presence of glycerol in the fat। फैट के टेस्ट ऑफ द फैट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल अगर हमको करना है, सो दैट इज हाउ वी गो विद द एक्रोलिन टेस्ट। तो भाई आज के वीडियो में हमने 2 चीज पढ़ा, द फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम लोग सम अप करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टेट है लिक्विड सॉलिड स्टेट, कलर ऑर्डर ब्लैंड टेस्ट, नो कलर नो ऑर्डर, solubility insoluble in water whereas soluble in the organic solvents, melting point चेन लेंथ के साथ इंक्रीज होता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के होने की वजह से डिक्रीज होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन 1, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म एग्जिस्ट एट सिस एंड ट्रांस, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टीज आर एग्जिबिटेड, इंसुलेशन स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाता है फैट एंड इंसुलेशन की तरह एक्ट करता है, एंड देन इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज आर देयर, इट विल बी होल्डिंग बोथ द सरफेसेस, द हाइड्रोफोबिक एंड द हाइड्रोफिलिक। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक रिएक्शंस हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के होने की वजह से होते हैं, एक रिएक्शन है जो डबल बॉन्ड होने की वजह से होते हैं, और तीसरे रिएक्शन है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से होते हैं। 3 प्रकार के रिएक्शन हो सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस हो सकती है जिसमें हमको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलता है। एल्कली हाइड्रोलिसिस मिल सकती है, हो सकती है जिसमें हम सोप और ग्लिसरॉल मिलता है, और फिर एसिड हाइड्रोलिसिस हो सकती है जिसमें फिर दोबारा से फैटी एसिड और हमको ग्लिसरॉल मिलेगा। अगर डबल बॉन्ड टूट जाए तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इट विल बी यील्डिंग द सैचुरेटेड फैटी एसिड। पहला रिएक्शन ये है कि हाइड्रोजनेशन से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विल यील्ड द सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा हेलोजनेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इट विल यील्ड द आयोडो और द ब्रोमो फैटी एसिड। आयोडो और ब्रोमो फैटी एसिड हमको मिलती है, और फिर ऑक्सीडेशन आता है जो कि ओजोन की प्रेजेंस में हो सकता है, कैबनोफोर में हो सकता है, या फिर सिंपल ऑक्सीजन से हो सकता है। सो अगर ओजोन की प्रेजेंस में हो रहा है सो इट फॉर्म्स द ओजोनाइड एंड द एल्डिहाइड्स। अगर कैबनोफोर की प्रेजेंस में हो रहा है सो दिस फॉर्म्स द डाइहाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स, डाइहाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स विल बी फॉर्म्ड। और अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है सो देन यू गेट द फ्री रेडिकल एंड द फैटी एसिड्स। रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल लीड टू द यील्ड ऑफ द एक्रोलिन। तो मैं समझता हूं कि आपको मोटा मोटा आइडिया लगा होगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखते हैं तो आप केमिकल रिएक्शंस को ध्यान में रखिए। हाइड्रोजनेशन पे डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आ सकता है, और सैपोनिफिकेशन पे भी डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आ सकता है, और इस टाइप से अगर आप लोग प्रिपरेशन करेंगे सो दैट विल हेल्प यू इन द
एग्जामिनेशन। और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बड़े समराइज्ड फॉर्म में आपको बताई है। इमल्सिफिकेशन के कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एंड्स को भी अच्छे से समझ लीजिए, एक ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर याद रखेंगे और फिर दोबारा जो हाइड्रोजन को रिमूव करके फैटी एसिड्स उसमें ऐड करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग द ट्राइग्लिसराइड। ये हमने पिछले वीडियो में बहुत बार देखा है और आज के वीडियो में भी देखा है इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।